नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। उन्नत प्रभेद का चयन कर साल भर किसान कर सकते हैं अनार की खेती। खेत को समतल बनाने में कारगर है डिस्क हैरो। अब किसान भाइयों के खेत में लगे फसल बर्बाद नहीं होंगे, इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। दरअसल फसल को सुरक्षित रखने के लिए अब कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा। किसानों को इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। किसान तिलहन दलहन के साथ आलू, मक्का एवं गेहूं पर कीटनाशक का छिड़काव करवा सकते हैं। राज्य के किसान खेती में तकनीक का इस्तेमाल करने में दक्ष हो रहे हैं। यही कारण है कि नैनो यूरिया और केमिकल के छिड़काव के लिए ड्रोन की मांग भी बढ़ रही है। किसान ड्रोन की मदद से 8 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। पानी सिर्फ 10 लीटर लगेगा, यानी समय और पानी के साथ साथ मजदूर खर्च की भी काफी बचत। किसानों को ड्रोन तकनीक से छिड़काव के बदले 240 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग की डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले चरण में हर जिले में 1,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव की योजना है। ड्रोन से कीटनाशी का छिड़काव का मैं योजना लिया हूं। किसान भाई जो डीबीटी पोर्टल पर हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे और उसको छिड़काव का फायदा देंगे। 1 एकड़ के छिड़काव में कुल जो है 480 रुपया खर्च होता है दवाई सहित। बिहार सरकार 240 रुपया उसको अनुदान देंगे और 240 रुपया वो देंगे। पिछले दिनों राज्य के किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों को कृषि मशीनों पर सब्सिडी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कृषि यांत्रिकरण मेले में मशीनों पर न्यूनतम 40% जबकि अधिकतम 80% तक सब्सिडी भी मुहैया कराया गया। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे में मल्चिंग तकनीक से सब्जियों की खेती की जाए तो खरपतवार एवं कीट व्याधियों से फसलों की सुरक्षा होगी। साथ ही सब्जी की खेती में बार बार पटवन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मल्चिंग तकनीक से खेत में लगे पौधों को चारों तरफ से बेहद पतली प्लास्टिक कवर द्वारा सही तरीके से ढक दी जाती है। इस तकनीक से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार होता है। अनार एक व्यावसायिक फल है। अनार की खेती कम लागत से अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई उन्नत प्रभेद से अनार की खेती करें तो काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अनार एक ऐसा फल है जिसे हर मौसम में खाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन के, सी एवं बी, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। इन्हीं वजहों से अनार की मांग सालों भर बनी रहती है। किसान अनार की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अनार की खेती में शुरुआत में थोड़ी लागत आती है, लेकिन बाद में उन्हें लगातार पैदावार मिलती रहती है। गणेश, भगवा, मृदुला, ज्योति, रूबी आदि अनार के उन्नत प्रभेद है जिसकी खेती कर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खेतों में एक फसल की कटाई के बाद उस फसल के अवशेष को खेतों में रह जाते हैं, जिसे हटाकर भूमि को फिर समतल बनाना अगली फसल के लिए बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है। डिस्क हैरो एक ऐसा ही अत्याधुनिक कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से इसे आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र की मदद से किसान भाई खेतों में खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में ही दबाकर खेत को समतल बना सकते हैं। डिस्क हैरो को ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। कृषि यंत्रों की यही खासियत होती है कि इसमें समय और मजदूरी के साथ साथ लागत की भी बचत होती है। सफलता की आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सशक्त महिला किसान से करवाएंगे जिन्होंने घर की चौखट को लांघकर खेती किसानी में हाथ आजमाया है। वह प्रगतिशील विचारों वाली महिला है और खेती में भी लगातार आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर कर रही हैं। आज ग्रामीण महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित नहीं, बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अब खेत खलिहानों से जुड़ती जा रही है।
घरों की दहलीज को लांघकर आज की महिला खेतों में नवाचार और तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। वैशाली जिले की गायत्री देवी ऐसी ही महिला किसान है जो अपने क्षेत्र में प्रगतिशील महिला के रूप में जानी जाती है, क्योंकि गायत्री सब्जी की खेती के अलावा कुशलता पूर्वक पशुपालन का कार्य कर आय के मजबूत स्रोत को अपना रही है। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर गायत्री व्यावसायिक तौर पर खेती कर सालाना 2 लाख से अधिक रुपए की कमाई कर ले रही है, जो किसी साधारण महिला के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी और जानते हैं आलू, प्याज और हरी सब्जियों के ताजा भाव। लाल आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1200 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 2500 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1800 रुपए प्रति क्विंटल और कद्दू 3000 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और शाम कनकनी महसूस होती रहेगी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। पशुपालक किसान भाइयों को अभी जरूरी सलाह यह दी जाती है कि वे ठंड के मौसम में पशुओं के लिए बरती गई सावधानियां अचानक बंद ना करें। अभी पूरी तरह से ठंड जाने का इंतजार करें, अन्यथा आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कैसे करें। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बसंत ऋतु यानी कि फरवरी से अप्रैल तक का महीना, इसीलिए हम इसे फूलों का महीना भी कहते हैं और इसे स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड। इसीलिए फूलों की देखभाल भी उतना ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फूलों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कैसे करें, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे, डॉक्टर मुकुल कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में बिहार भी फूल विक्रय का एक बड़ा बाजार बन चुका है और हमारे जो किसान भाई हैं वो व्यापक पैमाने पर फूलों की खेती कर रहे हैं और विक्रय भी, जो मार्केटिंग है फूलों का, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वह फूलों से ही संबंधित है कि बसंत ऋतु में जो खिलने वाले फूल हैं उनकी वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कैसे करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो वैज्ञानिक हैं मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल है सर कि बसंत ऋतु में जो खिलने वाले फूल हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो आज का जो शीर्षक है हम उस पर चर्चा करेंगे, फूलों की खेती कैसे करेंगे। जो बसंत जो ऋतु आने वाला है उसमें मुख्यतः जो फूल होते हैं तो वो बहुत कम खर्च में निकल जाते हैं। एक्चुअली फूल की जो खेती होती है तो पूरे साल में ली जाती है, तो ऑफ सीजन में ही लेते हैं और सीजन में ही।
ऑफ सीजन में होता है, बिना मौसम में जो खेती करते हैं तो हम लोग को ग्रीन शेड में करना पड़ता है या पॉली हाउस में करना पड़ता है। लेकिन बसंत ऋतु जो एक ऐसा सीजन रहता है, ऐसा समय रहता है जिसमें बिहार का जो तापक्रम जो है, वो क्लाइमेट जो है बिल्कुल फूलों की खेती के लिए अनुकूल होती है। और फूलों की खेती आज के डेट में दिन पर ईयर बढ़ते जा रहा है। कारण यह है कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। और जो पुराना तरीका से हम लोग खेती करते आ रहे थे उसमें क्या होता है, पूंजी लग जाता था और कभी कभी लॉस भी हो जाता था। लेकिन अभी हम नया पैटर्न से जब खेती करना शुरू किए हैं तो उसमें देखते हैं कि फूलों की खेती में बहुत अधिक इनकम होती है बशर्ते दूसरी फसलों की अपेक्षा। तो अभी आने वाला सीजन जो है बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु में जो मुख्यतः जो फूल होते हैं, गेंदा होते हैं, गुलाब होते हैं, गुलाउदी होते हैं, पॉपी होते हैं, अर्निका होते हैं, इत्यादि बहुत सारे जो फूल होते हैं जो कॉमन होते हैं। पॉपी होते हैं, गुलाउदी होते हैं, जो कॉमन हम घर में ही कर सकते हैं या किचन गार्डन में लगा सकते हैं या बड़ा पैमाना पर भी हम खेत में भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोई शेड की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम ओपन खेत में खुला हुआ जगह में कर सकते हैं। खुला जगह में करने से क्या होता है, हम लोगों को कम खर्च लगती है। जैसा कि सर अभी आपने जिक्र किया फूलों के विभिन्न प्रकारों का, तो हम ये आपकी जो सलाह है अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं जो इस समय में खिलते हैं, गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, गुलदाउदी हुआ, जितने भी इस तरह के फूल हैं, तो वैज्ञानिक तरीका क्या है खेती करने के लिए फूलों का कि जिससे उत्पादन ज़्यादा हो? आज के डेट में हम लोग जो क्या कहते हैं, सबके पास साधन है कंटेंट का, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है या न्यूज़ चैनल है या मैगजीन पेपर है, सारा सबके साथ अवेलेबल है। तो इसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मौसम का अनुमान हम लोग 1 सप्ताह पहले कर लेते हैं कि हाँ 1 सप्ताह के बाद जो है, 1 सप्ताह आने वाला जो समय है उसमें बारिश होने की संभावना है, तो या हवा का जो बहाव जो है वह चेंज होने वाला है, बदलाव होने वाला है। हम लोगों को पहले ही मालूम चल जाता है। तो जब पहले ही मालूम चल जाता है तो हम उसके लिए सावधानी बरत लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे हवा बदलेगा, पछुआ हवा से पूर्वा हवा आने की संभावना हो जाएगी, तो उसमें एफिड वगैरह होते हैं, लाही सब का होता है, प्रकोप बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं, अर्थात उसके एक सिंचाई कर लेते हैं। जिस खेत में नमी बढ़ती रहेगी उसमें जो होता है लाही की संभावना कम रहेगी। दूसरा बात, अगर लाही का प्रकोप ज़्यादा आने की संभावना है तो हम उसके लिए इंसेक्टिसाइड खरीद लेंगे मार्केट से, जो इसका नाम मार्केट में इमिडा क्लोरोपिड होता है। तो उसका 3 ml जो होता है 1 लीटर पानी में मिला के हम उसका स्प्रे कर देंगे। जिससे क्या होता है, जो लाही जो होता है, कीड़ा है लाही, तो वो मर जाता है। अगर एक बार में नहीं मरेगा फिर दूसरे उसका डोज 15 दिन में फिर स्प्रे कर देंगे। जिससे क्या होता है कि वह फूल जो आएगा वह स्वस्थ होगा। अगर लाही आ जाएगा तो लाही जो क्या करता है, पौधों का जो परागकण होता है उस चूस लेता है, सक कर लेता है। जैसे ही पौधा चूस लेगा, पौधा का एनर्जी चूस लेगा, तो पौधा का खिलने पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा और पौधा मर जाएगा। क्योंकि जो पौधा का उसका जो भोजन है, खनिज लवण है, वो डायरेक्ट जो कीड़ा है वह चूस लेता है। और दूसरा बात रही, सबसे ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है मौसम के लिए। तो मौसम के लिए हम लोग सावधानी पहले से बरत लें, क्योंकि आप सभी के पास मैसेज चला जाता है कि बारिश आने वाला है या हवा चेंज होने वाला है। तो उस हिसाब से हम पौधों के लिए प्रिकॉशन, मान लिया कि बड़ी पौधा है जिसका साइज 2 फीट का है, तो उसमें हम क्या स्टिक लगा देते हैं। जैसे डहलिया का पौधा होता है, मेरीगोल्ड का होता है, गुलाउदी का, वो पौधा बड़ा 2 फीट का होता है, तो उसमें हम छड़ी लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। और छड़ी लगा के उसमें रस्सी से या पतली सुतरी से उसको बांध देते हैं ताकि सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने से अगर जब हवा आए तो पौधा गिर नहीं पाए। अगर पौधा गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फूल तो टूट जाएंगे और जो जितना फूल आने वाला है वो तो फूल नहीं आ पाएगा। जिससे क्या होता है कि नुकसान की समस्या हमें झेलनी पड़ती है। तो ये सब सावधानी हम लोग वैज्ञानिक रूप से हम प्रिकॉशन लेके उसके उपज ज़्यादा ले सकते हैं। कि जो मौसम के उतार चढ़ाव के बारे में आपने जिक्र किया, तो सबसे ज़्यादा इस मौसम में फूल गिरने की संभावना रहती है, फूल मुरझा जाते हैं।
तो और कीट व्याधि के प्रकोप से भी फूल अब अछूते नहीं रह गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो कीट हैं जो फूलों को प्रभावित करते हैं और उनसे निजात के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? पौधा स्वस्थ रहेगा, जाहिर सी बात है फूल आएगा। तो जैसे ही हवा ब्याड़ आएगा तो पौधा में मल्चिंग हो जाता है। मल्चिंग ऐसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि पौधा में जो भोजन जो होता है जड़ से मिलता है। तो जड़ से जो ऊपर एपेक्स तक ले अर्थात पत्ती तक ले या सिरा तक ले जो पहुंचता है भोजन, वह जाइलम उत्तक के माध्यम से होता है। तो पौधों में जैसे ही मल्चिंग होगा, पौधे जैसे ही गिरेंगे तो उसका जाइलम का जो फ्लो होता है या जाने का रास्ता जो होता है बंद हो जाता है। तो जाइलम टिश्यू काम करना बंद कर देगा तो पौधा का जो भोजन ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस पौधा में ऊपर तक भोजन नहीं पहुंच पाएगा, खनिज लवण पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो पौधों का विकास नहीं होगा। तो पौधों का विकास नहीं होगा तो फूल खिलेंगे ही नहीं। तो इन सब सावधानियों के लिए हमें पौधों के सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी जरूरी है, सपोर्ट में रखेंगे उसको, पौधा स्ट्रांग रहेगा तो उसका जो है भोजन जो है नीचे से ऊपर तक डायरेक्ट जाएगा और ऊपर से जो बना हुआ भोजन जो होता है वह फ्लोएम उत्तक के माध्यम से सारा भाग में पहुंच जाता है, जिससे पौधा जो है स्वस्थ रहेंगे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि फूलों की खेती में थोड़ी सी सावधानी बरत लेने से और जो तापमान का उतार चढ़ाव है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप फूलों की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक आमदनी भी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आपने जानकारी ली कि बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों की वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखभाल करना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कुछ ऐसे समय आते हैं खास करके जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में एक वक्त ऐसा आता है जब हरे चारे की बिल्कुल उपलब्धता शून्य हो जाती है और वैसे पशुपालक जो हरे चारे पर ही आधारित हैं, खास करके जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो इक्का दुक्का लोग गाय रखते हैं या फार्म है भी, तो उसके लिए अगर फार्म है तो हरे चारे की उपलब्धता वो बना के रखते हैं, लेकिन हरे चारे की उपलब्धता लगभग सालों भर नहीं हो पाती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, चूँकि वैज्ञानिक हमारे लिए रोज़ नए नए इजाद कर रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो हरे चारे की उपलब्धता 12 महीने उसका गुण मिले हमको, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ इजाद की है जिसको साइलेज कहते हैं। साइलेज क्या है, कैसे बनाया जाता है साइलेज, साइलेज उपजता है या बनाया जाता है ये भी जानेंगे हम। मतलब साइलेज के बारे में पूरी जानकारी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरीय वैज्ञानिक सह प्राध्यापक बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर संजय जी हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, साइलेज क्या है? सबसे पहले ऐसे है कि दुधारू पशुओं को जो है हरा चारा अगर सालों भर मिले तो बेहतर होता है, लेकिन देखा जाता है कि 9 महीना 10 महीना तक किसी तरह मिल जाता है, लेकिन 2 महीना ऐसा रहता है लीन पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें हरा चारा चारागाह में या खेतों में नहीं हो पाता है। तो उस समय जो है हरा चारा देने के लिए ज़रूरी पड़ता है। तो वैसे हम कैसे उस हरा चारा को संभाल के रख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक्सेस हुआ है या उसमें अगर हुआ भी है तो उस मात्रा को और कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको किस तरह रखेंगे कि वो लंबा समय तक उसको खिला सके। तो उसको बनाने का तरीका को ही साइलेज कहते हैं, जिसमें होता ये है कि हरा चारा जैसे कि मकई हमारे यहाँ मान लीजिए हुआ, उसमें हमारे पास जो है 5 क्विंटल जो है एक्सेस मकई जो है बचा रह गया, जो कि हमारा कटाई के बाद बच गया। तो हम उसको जो है किस तरह रखेंगे हरा रूप में कि हम उसको खिला सकें और उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तब होता ये है कि हमारे यहाँ जो केले की खेती होती है उसका थंब बहुत जगह पर मिल जाता है, जो कि हम लोग को सिंपल बहुत सस्ता में अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं कि फल काट लेने के बाद गाय ऐसे भी जो है केला का तना जो है वो लोग फेंक देते हैं। तो उसका छिलका हटाकर और उसके बाद उसको छोटा छोटा पीस करके आप थोड़ा सा सुखा दीजिए 2 दिन के लिए, और उसके बाद उसमें कटा हुआ हरा चारा जो आपके पास है, जैसे मकई का सरप्लस जो रहा, उसको मिला दीजिए। मिला के मिक्स करके और उसमें जो है 100 केजी का अगर बना रहे हैं तो उसमें 2 केजी मीठा रवा घोल के उसमें
थोड़ा सा नमक आधा केजी, और आप उसके अलावा थोड़ा सा उसमें सिरका भी मिला दीजिए। उसको फिर क्या कीजिए कि पॉलीथीन का शीट से एकदम एयर टाइट पैक बनाइए, 40 केजी 30 केजी कैपेसिटी का, और उसमें अंदर अच्छा से उसको पैक करके उसको बांध के छाया में रख दीजिए 45 दिन के लिए। तो होता क्या है कि उसमें ऑटोमेटिक फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन हो जाने के बाद उसमें जो हरा चारा है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, और उसको जो है सुगंधित भी हो जाता है, और पशु बड़े चाव से खाता है, और उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छा रहता है जो कि पशुओं के लिए सूटेबल है। और इस तरह पैक किया हुआ जो हरा चारा जो अभी बनाया गया, जिसको साइलेज कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में मोटी भाषा में यही समझ लीजिए कि उसको हम अपना हरा चारा का अचार बना है, जो लंबा समय तक हम 3-4 महीना तक ख़राब नहीं होता। उसको वो हरे चारे के रूप में सूखे चारे के साथ मिलाकर उस समय दे सकते हैं दुधारू गायों को, भैंसों को, जो कि जब हमारे यहाँ हरा चारा खेत में नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हरा चारा को संवर्धित करके उसको इस तरह पैक करके उसको सेफली रख सकते हैं, लंबा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कीमत भी आपको बहुत सस्ता पड़ता है अगर आप केले का थंब भी आधा उसमें मिलाकर बनाते हैं। और उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी अच्छा रहता है, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें कुछ एसिड बनते हैं। गाय और भैंस के पेट का जो बनावट है उसमें कुछ एसिड गाय या भैंस के पेट में बनता है, जो रूमन जिसको कहते हैं, उस पर, और वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। जहाँ केले की सर उपलब्धता नहीं है, वैसे कई क्षेत्र बिहार में हैं जहाँ केले की उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ साइलेज कैसे बनाना संभव होगा, या क्या तरीका है उसको मेंटेन कर? हरा चारा मतलब जहाँ पर केले की पेड़ों की जो है शॉर्टेज है या नहीं मिल पाता है, वहाँ पर आप कैसे करें, तो मल्टीकट वैरायटी है मकई का, जिसको हम लोग अफ्रीकन जायंट वैरायटी कहते हैं। वो बहुत बड़ा होता है, और उसमें है कि पत्तों की मात्रा बहुत अधिक होती है, और उसमें ख़ास बात यह है कि आप उसमें यूरिया डालते जाइए, उसको काटते जाइए, पानी देते जाइए। हर महीने आप उसको कटौती ले सकते हैं, काट के जो आप जमा लीजिए, फिर इसके बाद पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए, फिर अगले महीने फिर काट सकते हैं। इस तरह आप जो है करीब 3 से 4 बार आप उसको उसमें से हरा चारा ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जितना हरा चारा ज़रूरत है उससे एक्सेस हरा चारा आपको मिल जाएगा, और उस हरा चारा को आप उस पीरियड के लिए जो एक्सेस हो गया या अधिक है, जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, उसको उसी तरह से साइलेज बना सकते हैं। बस उसमें क्या है कि केले का तना उसमें मत मिल रही है। सर, तुरंत का कटा हुआ और साइलेज बना के खिलाने में, दोनों में न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या अंतर है, न्यूट्रिएंट वैल्यू दोनों का क्या है, ज़रा सा इसको सिर्फ। ताज़ा कटा हुआ है तो अच्छा ही है, और लेकिन हम लोग को उस पीरियड के लिए इसमें पॉइंट न्यूट्रिएंट कंटेंट का तो मोटा मोटी एक ही जैसा होगा। बस यही है कि उसमें सुपाच्यता अधिक हो जाएगी साइलेज में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से एसिड का डेवलपमेंट भी हो गया। और दूसरा बात है कि मुख्य मुद्दा ये है कि उस 3 महीना के लिए हम उसको संभाल के कैसे रखेंगे। मान लीजिए आप काट के इसी तरह रख दीजिएगा तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर साइलेज बना के आप उसको एयर टाइट पैक बैग में रखिएगा तो 4 महीना तक ख़राब नहीं होता। 4 महीना तक आप उसको हर बैग में है तो आप उसमें से निकालिए जितना ज़रूरत है, फिर बांध दीजिए मुँह उसका। ऐसे भी अगर आप 50 केजी का बैग बनाते हैं और उस तरह का आप जो है बना लिए 100 बैग बना लिए, और आपके यहाँ खपत है 2 जानवर में 25 केजी, 2 जानवर में मान लीजिए कि जो है 10-20 केजी का खपत है, तो एक बोरा आप खोले 2 दिन में खिला लिए, फिर दूसरा बोरा खोलिए, तो उससे क्या है कि आप 100 बोरा में आराम से जो है, अगर 2 जानवर है तो उसी तुलना में आप 100 बोरा में आराम से उसको खिला सकते हैं। सीजन जो गैप सीजन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा सूखा भी आप जो है मिलाइए, ताकि वो उसको और आराम से डाइजेस्ट कर सके, वो एडजस्टेबल रहेगा और उसका पेट भी सही रहेगा, दूध की मात्रा भी अच्छी रहेगी। और उसमें एक ख़ास मुद्दा है, वो बता रहे थे, विटामिन ए जो ज़रूरी है एक पशु के लिए, विटामिन ए जो उसका प्रजनन के लिए आवश्यक है, वो सिर्फ हरा चारा में ही अधिक मात्रा में मिलता है। तो उस समय आप हम लीन पीरियड में 3 महीना लगातार अगर हरा चारा नहीं देते तो विटामिन ए का शॉर्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको साइलेज रूप में बना के हम दे रहे हैं तो वो विटामिन ए की पूर्ति उसके शरीर में सालों भर होते रहेगी, जिससे वो प्रजनन शक्ति उसका बना रहेगा। हर साल वो बच्चा देगी, उसी हिसाब से आप हर साल उसको
उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, दूध आपको रेगुलर मिलेगा, ओवरऑल आपका फ़ायदेमंद रहेगा फार्म, अगर आप साइलेज इस तरह से बना के इस्तेमाल करके जानवर को खिलाते हैं। तो किसान भाई निश्चित रूप से 12 महीने, चूँकि वो उसकी खुराक है, हमारे पशुधन जो है, हमारे दुधारू पशु हैं, उसकी खुराक है हरा चारा, मतलब उसको मिलना चाहिए सालों भर, लेकिन 2 महीने का गैप हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए साइलेज अर्थात चारे का अचार, जो डॉक्टर संजय कुमार ने हमें जानकारी दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसे आप अमली जामा अपने घरों पे, अपने पशुपालन में ज़रूर अपनाएं, तब जाकर देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस कड़ी में आपने जाना कि वैज्ञानिक तरीके से बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों की देखभाल कैसे करें। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस कड़ी में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।